हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में। सबसे पहले यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाफ्टा इज द एग्जांपल ऑफ। ऑप्शंस हैं फ्री ट्रेड एरिया, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन या पॉलिटिकल यूनियन। सेकंड क्वेश्चन है, हाईएस्ट लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन या पॉलिटिकल यूनियन। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में। अगर हम दो कंट्रीज की बात करें, कंट्री ए और कंट्री बी, तो इन कंट्रीज के बीच में आपको डिफरेंसेस या डिविजन्स देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर या पॉलिसीज की वजह से। ये जो डिविजन्स हैं, ये कई बार जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसमें रुकावट लाते हैं। स्पेशली अगर डेवलपिंग कंट्रीज की हम बात करें, तो जो दो कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर नहीं हो पाती है डेवलपिंग कंट्रीज की। अगर आप एक कंट्री को देखें और किसी दूसरे पार्ट में आप दूसरी कंट्री को देखें, तो वहां पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें तो उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है वहां अच्छी नहीं होती है। या ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से कई बार ऐसे गुड्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन एक कंट्री में अच्छा नहीं हो पाता है, लेकिन दूसरी कंट्री में वो आपको अच्छा देखने को मिलता है। तो रीजनल इंटीग्रेशन के थ्रू जो ये डिवीजन की समस्या है उससे बचा जा सकता है, उसे ओवरकम किया जा सकता है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तो रीजनल इंटीग्रेशन के थ्रू फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आइडियाज एंड पीपल और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, जिसके थ्रू कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू दो या दो से अधिक कंट्रीज अग्री करती हैं जो इकोनॉमिक बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस या रिमूव करने के लिए, ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ाई जा सके। यानी कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कंट्रीज के बीच का एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस किया जाता है। टैरिफ बैरियर्स यानी आप कह सकते हैं जो टैक्सेस हैं, इसके अलावा जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जैसे कि कोटा। तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को इन रीजन्स के बीच में या इन कंट्रीज के बीच में रिड्यूस किया जाता है ताकि गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्री फ्लो हो सके इन कंट्रीज के बीच में। यहाँ एक कॉन्सेप्ट और है, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वर्ल्ड लेवल पर जो इकोनॉमीज हैं वो ओपन अप होती हैं और आपस में ट्रेड कर सकती हैं। लेकिन जब हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं, ना कि होल कंट्री की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, जिसके थ्रू जो कंट्रीज हैं वो आपस में ट्रेड कर सकती हैं। लेकिन रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब है उस पर्टिकुलर रीजन में जो कंट्रीज होंगी उनके बीच जो अग्रीमेंट होता है वो रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट होता है, और इन कंट्रीज का बाकी जो कंट्रीज होंगी उनसे अलग तरीके का ट्रेड रिलेशंस होते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर रीजन में अगर चार कंट्रीज हैं, ए बी सी और डी, तो इनके बीच एक कॉमन ट्रेड अग्रीमेंट होता है। लेकिन अगर कोई कंट्री ई है जो इस रीजन के बाहर है, तो इससे इनका ट्रेड रिलेशन अलग होता है और आपस में ट्रेड रिलेशन अलग होता है। इसे आप कह सकते हैं ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है, जबकि ग्लोबलाइजेशन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमी आपको देखने को मिलती है। ग्लोबलाइजेशन में आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर सारी इकोनॉमीज ओपन अप होती हैं। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को हम आरटीए यानी कि रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट, रीजनल ट्रेड ब्लॉक, रीजनल इकोनॉमिक फोर्सेस और रीजनल ग्रुपिंग के नाम से भी जानते हैं। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की वजह से इकोनॉमिक गेन देखने को मिलता है और कई फायदे इसके हो सकते हैं, जैसे कि मार्केट एफिशिएंसी बढ़ती है, जो पब्लिक गुड्स होता है या लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनका जो कॉस्ट होता है ये जो कंट्रीज होती हैं जिनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है उनमें शेयर होता है। इसके अलावा जो पॉलिसीज होती हैं ये इसको साथ में मिलकर डिसाइड करती हैं।
ग्लोबल इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलता है। जैसे 2-4 कंट्रीज पहले आपस में जब इंटीग्रेट होती हैं, उसके बाद ये वर्ल्ड लेवल पर भी बाकी कंट्रीज से या बाकी रीजन से इंटीग्रेट कर पाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक फर्स्ट स्टेप है या एक शुरुआत है ग्लोबल लेवल पर बढ़ने के लिए या ग्लोबल इंटीग्रेशन के लिए। नेक्स्ट है, इसके अलावा नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि पीस एंड सिक्योरिटी। अगर 4 कंट्रीज हैं, उसके बीच में अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ है, तो वहां पे पीस एंड सिक्योरिटी हमेशा मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। कुछ एग्जांपल्स हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। पहला है नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरा है यूरोपियन यूनियन। थर्ड है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फोर्थ है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और फिफ्थ है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये कुछ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं, जो कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में जो कंट्रीज होती हैं उनके बीच में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम नाफ्टा की बात करें, तो ये क्या है, एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है बिटवीन कनाडा, मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 कंट्रीज आपको यहाँ पर इस अग्रीमेंट में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। 5 लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं। लोएस्ट लेवल है फ्री ट्रेड एरिया और हाईएस्ट फॉर्म या हाईएस्ट लेवल है पॉलिटिकल यूनियन। फ्री ट्रेड एरिया से कुछ चीजें स्टार्ट होंगी, जो फाइनल जो आपका पॉलिटिकल यूनियन है यहां तक कॉमन जाएंगी, और हर बढ़ते लेवल में आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। चलिए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले है फ्री ट्रेड एरिया, ये लोवेस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है। यहाँ पे जो मेन चीज आपको सब में देखने को मिलेगी, वो हमने पढ़ी है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में स्टार्टिंग में, कि जो ये रीजन होता है या जो कंट्रीज होती हैं, इनके बीच में जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, इकोनॉमिक बैरियर्स होते हैं, इन्हें रिमूव किया जाता है या रिड्यूस किया जाता है जो मेंबर्स हैं इनके बीच में। अगर हम एग्जाम्पल लें नाफ्टा का, नाफ्टा बना था 1 जनवरी 1994 में। ये कनाडा, मेक्सिको और यूएस, इन तीनों के बीच का अग्रीमेंट है। तो यहाँ फ्री ट्रेड एरिया का मतलब है कि कनाडा, मेक्सिको और यूएस के बीच में जो ट्रेड बैरियर्स होंगे उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। दूसरा कि यहाँ पे मेंबर्स की अपनी खुद की ट्रेड पॉलिसीज होती है नॉन मेंबर्स के लिए। इसे अगर हम एग्जाम्पल से समझें, 2 कंट्रीज हैं ए और बी, इनके बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर इनका क्या होगा कि कॉमन पॉलिसीज होंगी, यानी कि जो ट्रेड बैरियर्स होंगे इन दोनों के बीच में उसको रिड्यूस किया जाएगा। अब एक तीसरी कंट्री है सी। यहाँ पे फ्री ट्रेड एरिया में क्या होगा, ए की अपनी खुद की ट्रेड पॉलिसीज होंगी सी के लिए, और बी की भी खुद की ट्रेड की पॉलिसीज होंगी सी के लिए। ए और बी में आपस में जो बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस कर दिया गया है, क्योंकि ये फ्री ट्रेड एरिया में है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में है। लेकिन सी जो थर्ड कंट्री है, जो इनके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, उसके लिए ए की अपनी खुद की पॉलिसीज हैं ट्रेड से रिलेटेड, और बी की खुद की पॉलिसीज हैं। सेकेंड है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हायर है। यहाँ पर आपको सेम चीज जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में देखने को मिलती है वो यहाँ भी रहेगी, कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं अमंग मेंबर कंट्रीज उनको रिमूव कर दिया जाता है। अब यहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या अलग है, तो यहाँ पर जो कस्टम यूनियन है इसमें जो नॉन मेंबर्स होंगे उनके लिए सेम ट्रेड पॉलिसीज अपनाती हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या हो रहा था कि नॉन मेंबर के लिए जो कंट्रीज थी उनकी अलग अलग ट्रेड पॉलिसीज थी, लेकिन कस्टम यूनियन में सेम ट्रेड पॉलिसीज होती हैं नॉन मेंबर के लिए भी। ए और बी अगर कस्टम यूनियन बनाते हैं तो इनके बीच में जो ट्रेड बैरियर्स होंगे उन्हें एलिमिनेट किया जाएगा। थर्डली, अगर सी कोई कंट्री है तो इसके लिए इन दोनों का कॉमन या सेम ट्रेड पॉलिसी होगा। सेम ट्रेड पॉलिसी का मतलब है कि अगर ए और बी को कुछ भी मंगाना है सी से, इंपोर्ट कराना है, तो जो कस्टम ड्यूटी होगी वो कॉमन लगेगी, सेम लगेगी। इसका एग्जाम्पल है द एंडियन पैक्ट, जिसमें बोलीविया, कोलंबिया, इक्वेडर और पेरू, ये 4 कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में पिछला जो हमने पढ़ा, दोनों फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और
कस्टम यूनियन, दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉमन मार्केट में आपको देखने को मिलती है। यानी नो बैरियर्स ऑन ट्रेड अमंग द कंट्रीज, कंट्रीज के बीच में कोई भी ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे, और नॉन मेंबर्स के लिए कॉमन ट्रेड पॉलिसी होगी। तो तीसरी चीज यहाँ देखने को मिलती है वो है फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कॉमन मार्केट में जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्री मूवमेंट देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है मर्कोसर, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे ये चारों इस अग्रीमेंट का हिस्सा हैं। तो कॉमन मार्केट में तीन चीजें हो गई, नो बैरियर्स ऑन ट्रेड अमंग मेंबर्स, कॉमन ट्रेड पॉलिसी फॉर नॉन मेंबर्स एंड फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है इकोनॉमिक यूनियन। ये कॉमन मार्केट से हायर लेवल है। यहाँ पे आपको फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखने को मिलेगा, कॉमन ट्रेड पॉलिसीज फॉर नॉन मेंबर्स, फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तीनों चीजें कॉमन है। इकोनॉमिक यूनियन में अलग क्या है, तो कॉमन करेंसी होती है कंट्रीज के बीच में। अगर दो कंट्रीज हैं ए बी, तो यहाँ पर जो करेंसी होगी इन दोनों कंट्रीज की वो कॉमन होगी। इसके अलावा टैक्स रेट्स सेम होते हैं जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में, और कॉमन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज देखने को मिलती है कंट्रीज के बीच में। इकोनॉमिक यूनियन का एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन, जिसमें 27 मेंबर स्टेट्स हैं, यूरोप में है ये, और 1 नवंबर 1993 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है पॉलिटिकल यूनियन। ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। इसमें इकोनॉमिक यूनियन के सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंप्लीट पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होता है अमंग मेंबर कंट्रीज, कॉमन डिसीजन मेकिंग, जुडिशरी भी कॉमन होती है। इसके अलावा सेंट्रल पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मेंबर कंट्रीज के बीच में, और सोशल, इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसीज में भी कोऑर्डिनेशन होती है। तो पॉलिटिकल यूनियन क्या है, एक हाईएस्ट फॉर्म है और मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म है टू अचीव। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो दो इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक है ट्रेड क्रिएशन, दूसरा है ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड क्रिएशन एक पॉजिटिव इफेक्ट है आरईआई का, यानी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, जबकि ट्रेड डाइवर्जन क्या है, एक नेगेटिव इफेक्ट है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन क्या है। तो अगर हम ट्रेड क्रिएशन की बात करें तो तीन कंट्रीज है, मान लीजिए ए, बी और सी। कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एम। अब इस प्रोडक्ट एम को बनाने के लिए ए को जो कॉस्ट लग रही है वो लग रही है 6 रुपीज। इजीली समझने के लिए यहाँ हम रुपीज में बात कर रहे हैं। तो ए को जो कॉस्ट लग रहा है वो 6 रुपए लग रहा है, बी को 4 रुपए लग रहा है और सी को भी 4 रुपए लग रहा है। तो चूंकि ए को इसमें एडवांटेज नहीं है प्रोडक्शन करने में, तो वो क्या करेगा, इंपोर्ट करना चाहेगा। ए क्या करेगा, इसे इंपोर्ट करेगा। अब इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो मान लीजिए इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है ₹3। तो अगर 3 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी है तो बी का अब कितना हो जाएगा, 4 + 3 7, और सी का भी हो जाएगा 4 + 3 7। तो बी और सी दोनों से ही अगर इंपोर्ट कराता है ए, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा या कितना उसकी कॉस्ट पड़ेगी, वो पड़ेगी 7 रुपीज। अब अगर ए और बी के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो टैरिफ बैरियर है या नॉन टैरिफ बैरियर्स होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। तो जो ये इंपोर्ट ड्यूटी लग रही थी ये हट जाएगी। तो यहाँ अब क्या होगा, बी से अगर ए इंपोर्ट कराता है तो उसको कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 4 रुपीज, और अगर सी से कराता है तो उसे अभी भी कॉस्ट 7 रुपीज ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ट्रेड क्रिएशन हो रहा है ए और बी के बीच में, क्योंकि यहाँ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। तो ए अब इजीली कम कॉस्ट पर जो प्रोडक्ट है उसको इंपोर्ट कर सकता है। तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है तो। दूसरा है ट्रेड डाइवर्जन, जिसे हम कह रहे हैं ये नेगेटिव इफेक्ट है। अगर हम तीन कंट्रीज की यहाँ पर फिर बात करते हैं ए, बी और सी, सेम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट एम है, 8 रुपीज आ रहा है ए को प्रोडक्शन करने पर,
बी का 6 आ रहा है और सी को लग रहा है 4 रुपए। इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा एफिशिएंट सी है क्योंकि कम कॉस्ट सी को लग रही है इसको प्रोड्यूस करने में, और लीस्ट एफिशिएंट यहाँ पर ए है क्योंकि इसको सबसे ज्यादा कॉस्ट लग रही है। तो अब अगर ए फिर से यहाँ पर हम कहें इंपोर्ट करेगा इस प्रोडक्ट को, तो कस्टम ड्यूटी अगर मान लीजिए 3 रुपए फिर से यहाँ पे हम रख लेते हैं कि कस्टम ड्यूटी है। बी से अगर इंपोर्ट करता है ए तो कितनी टोटल कॉस्ट पड़ेगी, 9 रुपए, और अगर सी से करता है तो कितनी पड़ेगी, 7 रुपीज पड़ेगी। तो अब यहाँ क्या है कि ए 7 रुपीज में सी से इंपोर्ट करा सकता है प्रोडक्ट को जब कोई भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है, और सी यहाँ पर ध्यान रखें मोस्ट एफिशिएंट है इन तीनों में। लेकिन अब अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाता है ए और बी में, तो यहाँ पर ये जो 3 रुपए हैं ये एलिमिनेट हो जाएंगे, तो बी से कितने रुपए में मिल रहा है अब प्रोडक्ट, 6 रुपए में, और सी से सेम 7 रुपीज में मिल रहा है। तो अब यहाँ क्या होगा, ए और बी के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो गया, तो ए अब प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेगा बी से जो कि इसको सस्ते में पड़ेगा 6 रुपए में। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि जब कोई अग्रीमेंट नहीं था तो ए किससे इंपोर्ट करा रहा था, सी से। लेकिन अब अग्रीमेंट होने की वजह से जो ट्रेड है वो डाइवर्ट हो गया, सी से हट करके ए और बी के बीच में हो गया। और चूंकि यहाँ सी ज्यादा एफिशिएंट है, तो पहले जब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं था ए और बी के बीच में, तो ए और सी में ट्रेड हो रहा था और सी ज्यादा एफिशिएंट भी है। लेकिन चूंकि अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ए और बी के बीच में हो गया, तो सी से जो ट्रेड हो रहा था वो कैंसिल हो गया, अब ट्रेड ए और बी के बीच में होगा। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि बी सी से लेस एफिशिएंट है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो मोर एफिशिएंट था उससे जो ट्रेड है ट्रांसफर होके चला गया है लेस एफिशिएंट के पास। तो यहाँ जो ज्यादा एफिशिएंट है उसको नुकसान हो रहा है, जबकि जो कम एफिशिएंट है उसको फायदा हो रहा है ड्यू टू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो यहाँ आप ट्रेड देख रहे हैं डाइवर्ट हो गया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की वजह से। ए और सी के बीच में जो ट्रेड था वो डाइवर्ट होके ए और बी के बीच में चला गया, जबकि सी ज्यादा एफिशिएंट है। तो इससे हम कहते हैं कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का, क्योंकि यहाँ जो ज्यादा एफिशिएंट था उससे ट्रेड ना होकर के अब ट्रेड हो रहा है जो लेस एफिशिएंट था। तो ये दो तरीके के इफेक्ट्स हैं, ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड क्रिएशन एक पॉजिटिव इफेक्ट है जबकि ट्रेड डाइवर्जन एक नेगेटिव इफेक्ट है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। पहला क्वेश्चन है नाफ्टा इज द एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन है फ्री ट्रेड एरिया, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन या पॉलिटिकल यूनियन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्री ट्रेड एरिया। नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जो कि कनाडा, मैक्सिको और यूएस के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाईएस्ट लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन या पॉलिटिकल यूनियन। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पॉलिटिकल यूनियन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।